महाराज जी के पुत्र और पद्म भूषण प्राप्त बिरजू महाराज जी के भाई, जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कला के क्षेत्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है इसका राज क्या है। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम तो जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं आपको। आज आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए जो हमें ना पता। देखिए, मैं इस खानदान में पैदा हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं इस परिवार में लखनऊ घराना जिसको हम लोग बोलते हैं कथक में, क्योंकि लखनऊ ही बेस है, मतलब यहीं से कथक निकला है। अभी जितने भी घराने बने हैं, चाहे आप कोई भी घराना जयपुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, जो भी है सब यहीं से ही निकल के गए हैं। कोई अच्छन महाराज से सीखा है, कोई बिंदाजी महाराज से सीखे और सीख के वहाँ बस गए। और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 20 लोग सीखने आए थे बिंदाजी महाराज से, फिर वो सीख के जयपुर चले गए तो वहाँ से जयपुर घराना शुरू हुआ। ऐसे कई घराने निकल गए। अब आप देखिए, रायगढ़ घराना भी निकला है, छत्तीसगढ़ पता नहीं कितने घराने निकल गए। पर हम घराना उसको मानते हैं जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका जैसे हम 7वीं पीढ़ी हैं, ये हमें पता है पूर्वजों, हम 7वीं पीढ़ी हैं, और जो बिरजू महाराज के जो बच्चे हैं वो 8वीं पीढ़ी। तो ये जनरेशन जब होती पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो घराना बनता है। और उसके बाद मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हुआ। पर मैं बहुत छोटा था जब पिताजी बहुत छोटे थे, मतलब हम छोटे थे, पिताजी मतलब बीमार थे, उनको कैंसर हुआ था और 60 साल की उम्र बन गई। जब मरने से पहले उन्होंने मुझे घुंघरू बांध दिया था, ये बच्चा था। हम 2 भाई हैं, कृष्ण मोहन और नया। तो तत्काल ही सीखा मैंने उनसे। उसके बाद उनके देहांत के बाद फिर ये हुआ कि कैसे क्या करें। मैं तो छोटा था, गरीबी देखी हम लोगों ने, क्योंकि जैसे आटा नहीं है तो चावल नहीं घर में, रोटी अम्मा बनाती थी तो पानी से खाते थे हम लोग, इसलिए गरीबी हम लोगों ने देखी। पर उस दिन मेरा भाई जो था मुझसे बड़ा था, कृष्ण मोहन, वो कईयों होटलों में भी काम करता रहा, चाय बनाता रहा। उस ज़माने में 1 नया पैसा 2 नया पैसा चलता था, तो वो 50 रुपये लाता था। मतलब मुझे दूध पीना भी नसीब नहीं छोटे। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे चलता गया, श्री राम भारती कला केंद्र में हम लोग रहते थे। सुमित्रा चरतराम जी थी, उन्होंने रहने के लिए घर दिया कि आप लोग यहाँ रहें। तो उसके बाद महाराज जी वहीं रहते थे बाकी में। तो महाराज जी ने मुझे पूरा संभाला, क्योंकि मुझे डांस का शौक था नहीं। मैं क्रिकेटर बनना चाहता, तो क्रिकेट खेलता था। तो महाराज जी मुझे कहते थे, भाई जो अपने खानदान की चीज़ों को करो, क्रिकेट खेलना क्या है, जो रोटी पानी से खा रहे हो, दूध पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसे थोड़ी क्रिकेट खेलने से मिलेगा। जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, सीखोगे नहीं प्रॉपर, कैसे तुम 2 पैसे कमाओगे। वो मेरे दिमाग में बात बस गई। उसके बाद से महाराज जी ने मुझे तालीम देना शुरू किया और मैं उससे प्रॉपर सीखा जैसे सीखना चाहिए। और बस रियाज में थोड़ा मैं कंजूसी बना करता था कि घुंघरू कौन मांगेगा, ये कौन करेगा। पर महाराज जी ने इस पर भी मुझे सिखाया कि मुझे पिंच बहुत जरूरी है। तो महाराज जी कहने तेरा सीखना सिखाना क्या है, अगर तू किसी चीज़ को मांगेगा नहीं, रियाज नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या सीखे। अगर नहीं करना तो मत करो, करना तो ठीक से करो। बस वो मेरी बात लगी दिमाग में। उस दिन का दिन था और आज का दिन है कि रात को 11 बजे घुंघरू बांधता था, सुबह 7 बजे। और ये मैंने 5 साल कंटिन्यू अभ्यास किया और तालीम बराबर लेता रहा महाराज जी से, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं या लोग कहते हैं हमने तो सीख लिया, मतलब वो उनका एक बचपना है, इसका अंत नहीं है। ये एक समुद्र की तरह है जिसका अंत नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है। कथक डांस वही है कि रोज़ सो के उठो तो नई चीज़ें सुबह बन जाती हैं। हम यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं लखनऊ में। मैंने कल क्या बताया मुझे नहीं पता, आज का नया बता दूँ। तो ये सब उपजी मामला होता है।
तो इसीलिए वो जो है उसके बाद जब महाराज जी बीमार थे, क्योंकि उनके भी डायलिसिस चल रहा था, सब चल रहा था, तो उनके कहने लगे कि भाई हम 3 भाई हैं, एक भाई लखनऊ चला जाए तो लखनऊ बनाना हमारा काम। तो देखते मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे प्यार ही बहुत करते थे, मुझसे हंसी मजाक भी बहुत करते थे। तो मैंने कहा सीधा बोल दीजिए मुझे जाना है। बोले मैं तेरे मुँह से सुनना चाहता हूँ। उनका जब देहांत हुआ उसके 1 हफ्ते बाद ही मैं लखनऊ शिफ्ट किया, जबकि मेरी फील्ड दिल्ली में है। मैंने फील्ड का नहीं सोचा, क्योंकि मेरे भाई भी थे, वो मेरे गुरु भी थे। मेरा मरने से पहले मुझे वृंदावन शागिर्द बनाया, तो गुरु का आदेश और भाई का आदेश मैं कभी टाल नहीं सकता। और मैं जब लखनऊ आया तो मांडवी सिंह जी हमारे जो ऋषि हैं यहाँ के, वो आई 2 महीने बाद। जब उनको पता लगा कि मैं यहाँ हूँ तो उन्होंने मुझे बात करने का ऑफर दिया और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं एज ए सीनियर गुरु की पोस्ट पे यहाँ हूँ। और जिस क्लास में आप बैठे हैं, इस क्लास में लज्जू महाराज सिखाते थे, विक्रम सिंह जी सिखाते थे। तो ये क्या हुआ था, ये इसमें बहुत गंदगी थी क्लास में, तो मांडवी जी ने पहले आके इसको साफ करवाया। ये बुजुर्गों की जगह की क्लास थी, वही क्लास उन्होंने मुझे दी कि मैं यहाँ सीखा। तो आज मैं यहाँ बैठ कर सीखा। तो एक तो ये परंपरा चली गई। और जैसे आजकल ये हमको सुनने में आता है कि लोग घराना तो बोलते हैं, बनारस घराना, ये घराना वो घराना, जबकि सितारा देवी शंभू महाराज की शादी थी तो भी बनारस घराना कहते थे, पर ये गलत था। हाँ, सुखदेव महाराज बनारस पर थे और उन्होंने तांडव शुरू किया, क्योंकि शिव की नगरी है बनारस, इसीलिए वहाँ पर तांडव चलेगा, कभी होने लगा। पर आज हर घराने को देखिए, आज जो भी घराना देखें, आज वही लखनऊ का अंदाज है, हाथ रखने का, मोमेंट का, कई नज़ाकत अब उन लोगों में भी आने लगी, उन लोग फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जैसे हम विद्याधीन महाराज हमारे बड़े बाबा हमारे, उन्होंने 5000 ठुमरियों की रचनाएँ की और उनको साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए और उनका तब देहांत हुआ। तो आज जो हम लोग ठुमरियाँ करते हैं, जो हम लोग गाना बजाना सब लोग करते हैं, उन्हीं की बंदिशें करते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ले तो लेते हैं पर बोल चेंज कर देते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग का जो बंदिश है, दादरा है कि छोड़ो छोड़ो बिहारी, नारी देखे सगरी, ना हम बोली ना हम चाली, नहक नहक हमसे चले। तो ये हमारा बोल है। जयपुर वालों ने उसको ले लिया, क्या उन्होंने कहते हैं छाणो छाणो बिहारी। जहाँ दादा का नाम आता था वहाँ जल जमुना करके उनका नाम था। ये अब होने लगा। जो पुराने जयपुर के लोग थे, सुंदर प्रसाद जी थे, वो भी विद्याधीन महाराज के शादी थे और वो सुबह उठ के पहले हलवे का भोग लगाते थे, उसके बाद वो जल लगाते थे। और उनके ना रहने के बाद जो उनकी पत्नी थी वो रिवाज उन्होंने, क्योंकि इसलिए कि वो गुरु थे, सुंदर प्रसाद जी के वो गुरु थे। तो जब विद्याधीन महाराज का देहांत हुआ तो वो गुरु को बहुत मानते थे सुंदर प्रसाद। फिर जयपुर में रहे, पर वो सुबह उठ के हलवे का भोग, जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना, आरती करना, उसके बाद वो जल ग्रहण करते थे कि पहले गुरु को हम खिलाएं, भोग लगा के फिर हम उसको। तो ये चीज़ें परंपरा उस ज़माने में जयपुर, लखनऊ, ये सब नहीं था। जब कोई बुजुर्ग नहीं रहे, ये आजकल की जो जनरेशन निकल गई है, इन लोगों ने उसको बदल दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं लखनऊ में आया हूँ, देख रहा हूँ मैं, और मुझे 3 साल होने को आ रहा है। लखनऊ में कथक आजकल इतना लोगों ने उसको बिगाड़ दिया है। सिर्फ उछलना, कूदना, गिरना, पड़ना, सिर्फ चक्कर ही चक्कर, चक्कर ही चक्कर, मतलब ना अंग संचालन है, ना भाव पक्ष है, ना कुछ नहीं है। जब से मैं यहाँ आया हूँ लखनऊ में, हर महीने में मैं जो बच्चों को तैयार करता हूँ, अब आप कभी उनका डांस देखें कि जब वो खड़े होते तो ऐसा दिखता है कि हाँ खड़े तो लग रहा है लखनऊ खड़ा है। मैं वो पद्धति डाल रहा हूँ जो मांडवी जी ने कहा मुझे कि महाराज जी लखनऊ घराने की बेसिक चीज़ है। और यहाँ क्या है, भातखंडे में एग्जाम का है,
एग्ज़ाम देते हैं। तो अब बच्चे लोग क्या एग्ज़ाम दिए, साल भर सीखा, मेरे पास एग्ज़ाम दिया, सर्टिफिकेट मिला, चले गए। अब मेरी मेहनत बेकार हो गई। फिर नए बच्चे आए, फिर उनको शुरू से बताओ, फिर वो एग्ज़ाम देंगे, फिर वो चले जाएंगे। तो मैंने अपने मैम से, मांडवी जी से मैंने बात की है कि जो बच्चे अभी पास आउट होने वाले हैं उनको कुछ, एक यूनिवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं है, क्या नहीं हो सकता है। हम चाह रहे जो अगर 10 बच्चे निकले उनको स्कॉलरशिप बांध दी जाए, ताकि वो परमानेंट मेरे पास आए, ताकि मैं कुछ उनको लेके प्रोडक्शन कर सकूँ, कुछ उनको सिखा सकूँ, कुछ उनको बना सकूँ, एक सोलो परफॉर्मर बना सकूँ। तो मेरे आने का कुछ तो फ़ायदा हो कि मैंने ये बच्चे तैयार किए। तो मेरी भी बड़ी इच्छा है। देखिए 7वीं पीढ़ी में सब लोग कहते हैं कि बिरजू महाराज के बाद मैं ही हूँ, और मेरे बाद कोई 7वीं पीढ़ी नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग लाइन में निकल गए। एक वो VFX करते हैं मुंबई में, उसके डायरेक्टर हैं, और छोटे वाले जो है वो एडिटिंग में है, वो भी बॉम्बे में है। मैंने उस समय कथक की वो हालत हो गई थी, मैंने जानबूझ के बच्चों को दिया। मैंने कहा अपने हमारे तक तो ठीक है, तुम लोग जब तक बड़े हो इसकी हालत क्या होगी पता नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वो चीज़ चुनी, पर वो भी कला है, वो भी कला है। बिल्कुल। उसने मेरे ऊपर पूरी मूवी बनाई मेरे जीवन के ऊपर। क्या नाम है मूवी का? रिदम ऑफ डे करके है, मैं उसका लिंक आपको भेजूँगा, जरूर देखिएगा। और बहुत अच्छी बनाई है, और वो स्क्रिप्ट लिखता भी है, करता भी है। और मेरी जो पत्नी है वो भी डांसर है, पर वो है जयपुर घराने की, देखिए अच्छा। वो भी दुर्गा लाल जी की शागिर्द है। पर जब से लखनऊ में आ गए तो मैंने ये नहीं कहा कि जयपुर मत छोड़ो, मैंने कहा जयपुर। ईमानदारी मैं रखता हूँ हर एक के साथ कि जो घराना तुमने सीखा है उसको कायम रखो, जो हमसे सीखो वो अलग है। वो पंडित दुर्गा लाल जी की शादी है, और 2 भाई थे, दुर्गा लाल देवी रानी, जवाब नहीं था। कभी उन्होंने मतभेद नहीं किया, महाराज जी को गोद में उठा लेते, घुमाते थे, तो महाराज सब लड़कियाँ बैठी रहती थी, तो महाराज जी का पैर दबाती थी। तो कभी दुर्गा लाल जी आए, मैं खड़ा था सामने, आए अंदर, अरे इनसे क्या दबा रहे, मैं दबाता हूँ, देखिए आप जो पकड़ के दबाते थे, तो अबे 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 भैया धीरे धीरे धीरे, हाँ उनको गोद में लेकर घुमाना महाराज जी को। क्या प्रेम था वो उस समय, मतलब उस समय की बात याद आती है। और ऐसी बात नहीं, अभी राजेंद्र गंगानी जी बहुत अच्छे जयपुर में फेमस हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। और हम लोग ये जो राजेंद्र गंगानी, फतेह सिंह, कृष्ण गंगानी, योगेश, ये हम लोग सब एक थाली में खाने वाले लोग थे, और गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम लोग सब मतलब बचपन के साथ। मुझे खुशी होती जब वो कुछ करता है, अच्छा लगता है, पर उसने भी कभी घराने को लेकर कोई भेदभाव नहीं। उसने सिर्फ अपने काम को देखा है कि मेरा काम ये, हाँ जयपुर में जो है अब उसको वो जरूर बताता है कि जयपुर में देखा, जयपुर में भाई जब बुजुर्गों ने घराना बना दिया तो उसके विषय में उसको बोलना पड़ेगा। और घराने देखिए क्या होता है, आज आप मेरे से सीख रहे हैं, कल को आप लंदन मत जाओगे, आप कहोगे लंदन घराना, फिर कहेंगे पेरिस घराना। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा देश है ना भारत, ये कहीं घराना ना हो जाए, क्योंकि जिसको देखो वही घराना बनाया जाता है। और कथक में लोग जो उछलते कूदते हैं वो सोचते हैं कि ये नया है, कुछ क्रिएटिव है, ये नया कुछ नहीं है। ये उछलना कूदना कथक में था ही नहीं। हम लोग कथा को सुनाते हैं, कथा से कथक को, जो शब्द हम बोल रहे हैं वही शब्द हमारे पैर बोल रहे हैं, वही शब्द हमारे मुंह बोल पढ़ कि तिगदा थे ता थे ता थे तक थे तिगदा थे आते आते तक थे ता थे। जो हम जिस तरह बोल रहे वही पैर बोलेगा, वही आंखें बोलती, वही एक्सप्रेशन जाता है। अभिनय खाली ऐसा नहीं लोग समझते कि गाना गाया घुमरी गाया तो भाव हो गया, नहीं। हर मोमेंट पे कि हमने थई मारा तो उसमें भी भाव है। तो हमने कृष्ण को देखा कि कृष्ण खड़े हैं सामने, हम इधर थई मारे तो लड्डू गोपाल को देख रहे, ऊपर थई मारे तो चांदी लाल देख रहे। हर सम में हर टुकड़े में अभिनय चक्कर है, पर उसकी एक सीमा है। अभी कुछ लोग हैं लखनऊ में जो 252 चक्कर मारते हैं, 300 चक्कर मारते हैं। ये चक्कर महाराज जी कहते थे कि चक्कर बेटा वही मारते हैं, एक समय में हम भी चक्कर लेते थे पर लिमिट में लेते थे। चक्कर वही लोग लेते जिनको तालीम पूरी नहीं होती,
टुकड़े समझ रहे चक्कर ही मारो। भाई अगर आप चक्कर, आज मैं 100 चक्कर मारूंगा, आज एक प्रोग्राम में मैंने रविंद्र में 100 चक्कर मारे, 3 दिन बाद मेरा कला मंडपम का प्रोग्राम में मैं फिर चक्कर मारूंगा। नया क्या हुआ? आप चक्कर ही तो मारेगा ना। नई चीज़ क्या है? आप जब खड़े हो हाथ बांध करके, पब्लिक कहता है कि हाँ ये क्या करेगा, पब्लिक समझ जाए। ताली में मत जाना, बेताले नाचोगे तो भी पब्लिक ताली बजाएगी, पर जिसके मन से वाह क्या बात भीतर, ये शब्द जो निकला वो असली था कि आपने पब्लिक के मन को जीता। ये चीज़ें लोग सीख रहे हैं, सब कुछ है, पर कथक का अर्थ क्या है ये नहीं पता लोगों को। कथक में शब्द कितने हैं ये नहीं पता। कथक किस देवता से मिलता है? जैसे हम लोग मारते हैं थे, ये किस देवता ने पैर मारा था? थे, क्योंकि थे जो है वो पावरफुल पड़ता है, थे जब समा एंड में आता है थे, तो वो किस देवता ने मारा था ये नहीं पता है। वो अंगद का पैर, जो रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमा दिया था, उठा के पटक दिया था कि मेरा पैर जो उठा देगा, अगर उठ गया तो सीता, तो वो जो है पैर जो है वो अंगद पैर कहलाता है। अंगद पैर कहलाता है। हस्तकों के नाम महाराज जी ने दिए हैं, नमन, उत्पत्ति, शिखर हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र, सब महाराज जी ने पैरों के दिए। महाराज खूबसूरत बोल दिए, उसको नया मोड़ दिया, क्योंकि पहले ज़माने का जो डांस होता था वो आप देख नहीं सकते थे, बहुत ही वैसे वाला होता था। और उस ज़माने में क्या होता था कि पहले मुंडन किसी का हो रहा है तो वहाँ कथक हो रहा है, किसी का जन्मदिन हो रहा है तो वहाँ कथक हो रहा है, और जो साजिंदे थे वो गले में तबला बांधे, गले में हारमोनियम बांधे और बजाए हुए चले जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, तो ऐसे हुआ करता था। और मेकअप अभी जैसे लोग बेस लगा लेते सब कर लेते, उस ज़माने में क्या होता था, पॉन्ड्स क्रीम होती थी। पॉन्ड्स क्रीम लगा लिए मुँह पे, पान खा के होठ लाल कर ली, और जो घर दिवाली के टाइम काजल बनाते हैं वो काजल से आँख बना ली, फिर मेकअप हो गया, तिलक लगा ली, फिर मेकअप हो गया। पहले ऐसे मेकअप हुआ तो बत्ती होती नहीं थी, लालटेन लेके जाते। ये तो जब नवाब वाजिद लखनऊ आए और जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा नृत्य वहाँ होता है, हम लोग वैसे हड़िया थे, हमारे पूर्वज लोग हड़िया गांव के हैं, जो इलाहाबाद और बनारस के बीच में वो गाँव है। ईश्वरी प्रसाद जी हमारे लोग पर बताते वो बताते थे, सब लोग होते। तब नवाब वजद अली शाह ने हमारे पूर्वजों को लखनऊ, और आज जो म्यूज़ियम है हमारा गोलागंज है, और जो पूरा गोलागंज एरिया है वो हमारा हुआ, क्योंकि हाथी घोड़े सब जो नवाब ने दिया था। और कालका महाराज के शागिर्द हुए वाजपेयी शाह, वो थे मुसलमान, कृष्ण के भक्त थे, पर वो उन्होंने घंटा बंद शागिर्द किया और वो कृष्ण की रास लीला करते थे। और जिस वक्त अंग्रेज़ों का टाइम आया, अंग्रेज लोग उनको पकड़ के ले गए, तब उन्होंने 2 शब्द कहा था कि बाबुल मोड़ा नैयर छूट, मतलब बाबुल से कह रहे हैं कि मेरा ये नैयर ये छूट हो जाता है। बस वो जाने के बाद, और उसके बाद कथक का मोड़ बहुत आया, क्योंकि इसको पहले उस ज़माने की जो तवाइफें हुआ करती थी पुरानी, वो इसको कथक करती थी, पर वो चीप वाली नहीं, इज्जत सम्मान वाली करती थी। और गुरु की इज्जत क्या होती है, कोई उनसे सीखता। जब कोई गुरु जाता था सिखाने के लिए, तो जब पता लगता था कि गुरु आ रहे हैं तो फूल बिछा देते थे कि गुरु को कहीं पत्थर न लगे। और वो तात्विक कीर्तन नहीं करते थे, कृष्ण का भजन, राम का भजन, झुमरी, दादरा, ये सब किया, क्योंकि वो कृष्ण से शादी ऑलरेडी कर लेते हैं। वो मतलब कृष्ण के वो भक्त होकर उनका वो हो जाता है, हाँ लीन हो जाता है। और उस ज़माने में हमारे घर की या किसी के घर की लड़कियाँ अलाउ नहीं थी कि आप लड़कियाँ डांस करें, क्योंकि ये मर्दों का नहीं था शुरू से, क्योंकि कथा कहने वाला जो है वो मर्द हुआ, लेडीज़ नहीं होती। पर समय बदलने के अनुसार लड़कियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लड़के कम हो गए, शर्माते हैं। नहीं, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक्चुअल में कुछ लड़के लोग इसमें ऐसे आ गए कि वो हमें प्लग करने लगे, नेल पॉलिश लगाने लगे, चाल बदल गई,
हाँ, तो जिन लड़कों ने देखा तो सोचा यार ये भी कथक करता है, अगर हम करेंगे तो हम कैसे होंगे। पर एक चीज़ मैंने जो नोट की वो ये है कि जैसे एक लेडीज, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक तुम ही बैठी हो, तुम एक अच्छी डांसर हो, मैं तुमसे सीखा, तुम्हारे अंदर जो नज़ाकत है वो भी मैं फॉलो करूँगा, डांस भी हम फॉलो करेंगे। पर अगर मैं एक लड़का होकर मैंने तुम्हारी जो नज़ाकत करी तो मेरी चाल बदल जाएगी। पर लड़का अगर लड़की से सीखे तो लड़के का जो पावर वो तो लड़की में जाएगा, पर लड़कियों का जो ग्रेस कुदरती वो खुद को खुद चमक के आ जाता है। तो जो लड़का फीमेल से सीखता है उसकी हमेशा तुम देखो कि चाल होता है, क्योंकि फीमेल की जो कुदरती जो ग्रेस अंदाज है वो फॉलो करने लग जाता है। वो उसको फॉलो ना करे, वो अपने में रहे, हाँ वो अपने में रहे और नाचे, उनकी चीज़ें लो, उनको उनकी ग्रेस को फॉलो मत करो, ग्रेस तो आपको खुद। तो ये चीज़ें जो मुझे लगता है वो इस तरह से लड़के भागते चले जाए। पर अभी हमारे जो स्पीक बैके के जो किरण सेठ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज कई वर्षों से कर रहे हैं कि हर कॉलेजों में हर स्कूलों में स्पीक बैके के प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े कलाकार आते हैं, दिग्गज आते हैं और हम भी जाते हैं, नाचते हैं, सब करते हैं। तो वहाँ के अब युवा लड़के जो है अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। पर अभी हमारे भाखंडे में कुछ गिने चुने लड़के हैं। अभी जो एडमिशन होगा तो हम ये चाहेंगे लड़कों से कि भाई एडमिशन लो और मेरी क्लास में आओ, क्योंकि मुझे भी सिखाने में अच्छा लगे। अब लड़कियों को सिखाना अच्छी बात है, करती हैं, कल को शादी हो जाती है, घर बस करता है, उसके बाद पति ऐसे मिल गए कि नए छोड़ो नाचना खाना क्या छोड़ो, पता लगा मेरी मेहनत बेईमानी है। ये बहुत किस्मत से ऐसे पति मिलते हैं कि जो कहते हैं अपने पत्नी को नहीं जो कर रहे हो उसको करो। लड़कों से उम्मीद रहती है क्योंकि वो तो शादी करके भी आएंगे तो भी वो करेंगे और बीवी को भी नचवाएंगे। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि अपनी बार मैं तो जो हमारे लखनऊ वासी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, मैं लखनऊ आ गया हूँ और लखनऊ में मैं सिखा रहा हूँ और परिचय दोनों दिया है कि मैं पद्मश्री शंभू महाराज का बेटा हूँ, पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज का मैं छोटा भाई भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। राम मोहन महाराज मेरा नाम है और अभी एडमिशन शुरू होंगे मई से, अभी वर्कशॉप भी शुरू होने वाली है भातखंडे में। आप लोग आएँ, अटेंड करें। भातखंडे में खाली कथक नहीं है, भरतनाट्यम भी है, गिटार भी है, तबला भी है, वोकल लाइट क्लासिकल भी है, सब कुछ यहाँ है। यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये अब यूनिवर्सिटी बन गया है। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए आप आइए। और मैं ये भी आपको बता दूँ, गोलागंज नियर भैरव जी मंदिर हमारा म्यूज़ियम है, बिंदाबेन ब्यूटी करके, वहाँ पर मैं हफ्ते में 2 क्लास लेता हूँ, शनिवार को और इतवार को। शनिवार को 3:30 बजे से लेता हूँ और इतवार को मैं 1 बजे से लेता हूँ। और गरीब बच्चे, छोटे बच्चे जो भी आते हैं, बड़े भी छोटे भी, सबको मैं सिखाता हूँ। उसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग चाहें तो वहाँ भी आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी आप, वहाँ कोई फीस नहीं है। नेचुरली यहाँ फीस होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी है। और मैंने बस वही आज जो महाराज जी की देन है, जो उन्होंने जहाँ से शुरू हुए थे उन्होंने, मैंने रियाज किया, उन्होंने सिखाया कैसे करना है, कैसे दिखाते थे, कैसे सिखाते थे, उसको रियाज किया। 5 साल मैं न्यूयॉर्क में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिखाता था। उसके बाद मैं टोरंटो में था, बैंकॉक में रहा, मॉस्को में था, टर्की इस्तांबुल में रहा और उसके बाद मैं सुरिनाम में रहा, साउथ अमेरिका रहा। सब 2-2 साल 3-3 साल तक सर वहाँ अच्छे लोगों को मैंने तैयार किया। पर वहाँ जब दाल रोटी नहीं मिली मुझे, तो वहाँ पर ब्रेड खाओ, तो ये खाओ, तो वो खाओ, तो मैं वहाँ से भग लिया और आके अब अपना देश सबसे अच्छा। कम से कम दाल अरहर की छौंकी भी मिलती है, चावल मिलता है, रोटी मिलती है, तो ज़रा अच्छा लगता है। और मैं लखनऊ वासियों से बस यही कहूँगा लास्ट में कि आप लोग आएँ, सीखें। और मेरा लाभ नहीं, मेरा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं घराने का 7वीं पीढ़ी हूँ और यहाँ जितने भी गुरु सिखा रहे हैं ज़रूर सीखिए, पर थोड़ा देख के, क्योंकि यहाँ के गुरुओं से पता नहीं मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो तालीम सही नहीं दे पाते हैं। असल में सिखाना एक होता है और बारीकियों को पहचानना एक होता है, बेसिक।
अगर हाथ यूँ है तो यूँ ही रहना चाहिए, अगर हम यूँ करते हैं तो हम यूँ नहीं कहेंगे ये ठीक है, हम कहेंगे ये गलत है, उसको यूँ करना। उसको टोकने वाला, समझने वाला यहाँ होना चाहिए। ऐसे बहुत से लखनऊ में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत से लोग चल रहे हैं। पता लगा एक हफ्ते की क्लास हो रही, 5,000 रुपये ले रहे हैं, पर बच्चा 10 साल से सीख रहा है, वो वहीं का वहीं है। मैं अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सोलो बच्चे कितने लिखते हैं, कितने सोलो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये मुझे बताएं। जितने भी इंस्टीट्यूट में मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि सोलो परफॉर्मर कौन बना, जो बाहर गया हो या भारत से बाहर गया हो या इंडिया में नाच रहा हो, जिसका नाम हो रहा हो कि वो लखनऊ का सीखा हुआ है, चाहे संगीत नाटक अकादमी का हो या केंद्र का हो या प्राइवेट का हो। कितने बच्चे निकल के सामने फील्ड में आए, हमें कभी नजर नहीं आया। पर मेरी कोशिश ये है कि मैं जो सिखाऊंगा तो मैं हर साल 4 बच्चों को निकालूं और उनको सामने लाऊं और उनको मैं पूरा वर्ल्ड घुमाऊँ, साथ चलो, सोलो ना चलो, ये मेरा ख्वाहिश है। धन्यवाद। और ये जो आपका जो चैनल है न्यूज़ बोलना, बहुत अच्छे से चले और भगवान करे ये खूब आगे नाम करे, जैसे और चैनल चल रहे हैं उससे आगे जाएगी। आज जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हमसे बड़े बड़े लोग भी इंटरव्यू दें इसमें, और इनको बधाई देता हूँ मैं कि बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो। ये भी एक कला है, ये इसको भी चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, धन्यवाद। और जब टाइम मिले कभी म्यूज़ियम आओ, वहाँ पर आके पूरी जीवनी है उसको देखो। धन्यवाद।